हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कराऊंगा जो कि आने वाले सुपर टेट यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी ये वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिस्कशन होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी की मूल बातों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो यूपी टेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास है, सुपर टेट के लिए खास है। हालांकि सी टेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश की मूल बातों को जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और गुरुजी, अब ये सबसे बड़ी समस्या है जो लैंग्वेज है। अब क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक एप्टीट्यूड है, मतलब किसी भी तरीके से आपसे इंग्लिश के बारे में पूछ लेता है। तो जब इंग्लिश को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होनी चाहिए इंग्लिश की, शुरुआत कहाँ से करें? द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी को पढ़ने की जो सबसे पहला कदम है वो कहाँ से उठाया जाए? तो सबसे पहले कदम की बात करें, इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, मैंने बताया इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कहाँ से आती है गुरुजी? लैंग्वेज आती है साउंड से। ठीक है, लैंग्वेज आती है साउंड से। और साउंड कब निकलेगा? जब हम अपने मुख से कोई बोलेंगे लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती है साउंड से, साउंड बोला जाता है लेटर से। लेटर क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटर क्या होता है। लेटर होता है लोएस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? लेटर को कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंग्लिश क्या है और अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे इसका एक सीक्वेंस पूछ लेगा आपसे कि इंग्लिश को अगर हम पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में सबसे पहले वो कौन सा कदम होगा जो हमें लेकर चलना होगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो आपका लेटर हो गया। दूसरे नंबर पर लेटर से मिलकर बनता है सिलेबल, सिलेबल से मिलकर बनता है वर्ड, वर्ड से मिलकर बनती है क्लॉज, और क्लॉज से मिलकर बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्टोरी या नॉवल वगैरह का निर्माण हो जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, लेटर जो होते हैं जैसे ए बी सी डी, ये सब लेटर होते हैं। लेटर से मिलकर जो एक वर्ड बनेगा, लेटर से मिलकर जो एक वर्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जब किसी वर्ड को बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते समय जितनी बार हमारी आवाज़ रुके, जैसे मैं बोला इंटेलिजेंट। देखो मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, इन टेली और जेंट। ठीक है, तो इसको हमने इन बोला, टेली बोला और जेंट बोला। तो इंटेलिजेंट में इन, टेली और जेंट ये 3 सिलेबल हुए, और तीनों सिलेबल को मिलकर क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। क्या बन गया भाई? एक वर्ड बन गया। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी लेटर से मिलकर सिलेबल बनता है, लेटर से मिलकर सिलेबल, और सिलेबल से मिलकर वर्ड बनेगा, और वर्ड से मिलकर बनेगी क्लॉज। क्लॉज होता है हिंदी में उपवाक्य, मतलब ये वाक्य तो होता है लेकिन किसी वाक्य का अंग होता है, ये उपवाक्य होता है, पूरा इसमें अर्थ नहीं निकल पाता। ठीक है, और उपवाक्य से मिलकर क्या बनते हैं? मतलब क्लॉज से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस। और सेंटेंस क्या होते हैं? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आगे चलकर मैं पूरी बात बताऊंगा सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि जब सेंटेंस से मिलकर कई सारे सेंटेंस एक साथ मिलते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाते हैं, और पैराग्राफ से मिलकर हम स्टोरी पढ़ते हैं, और स्टोरी या नॉवेल वगैरह का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने जो लेटर को देखा, हमने जो लेटर्स को देखा, ये सर लेटर कौन कौन से हैं और कैसे हैं, इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। देखो लेटर क्या है? लेटर को जब हम पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग, एक तो हम पढ़ेंगे बोलने के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, दूसरा लिखने के आधार पे। जब हम देखते हैं
बोलने के आधार पर, तो बोलने के आधार पर लेटर होते हैं दो प्रकार के। बोलने के आधार पे लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका वोवेल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर लिखने के आधार पर देखें तो लेटर होते हैं दो प्रकार के, एक तो कैपिटल लेटर और दूसरा आपका स्मॉल लेटर। ठीक है, सुनने पर देखिए, सुनने अगर आपसे किसी ने कहा कि आप ABCD सुनाइए, आपसे किसी ने कह दिया कि आप ABCD सुनाइए, तो आपने सुना दी ABCD, फिर आपसे कोई कहता कि ये तो छोटी थी बड़ी वाली सुनाओ, नहीं ना, क्योंकि सुनने और सुनाने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से ABCD या अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते, वो होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल्स कितने होते हैं देखिएगा, वोवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। देर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। ठीक है, AEIOU, AEIOU। अब इससे अलग जितने भी 21 बचते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको केवल AEIOU याद रखना है, बाकी जितने भी होंगे वो सब कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको देख लीजिएगा, ये जो इधर लिखे हुए हैं ABCDE, ये आपका कैपिटल लेटर है, और इधर जो बराबर में स्मॉल लेटर के नीचे लिखे हुए हैं ABCDE, ये आपके स्मॉल लेटर है। ये लिखने का तरीका, इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका। तो आपको समझ में आया, हमने लेटर को दो भागों में बांटा, स्पीकिंग के आधार पर, दूसरा राइटिंग के आधार पर। क्लियर हुआ, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो वोवेल्स के बारे में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वोवेल्स है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, या कैपिटल लेटर कौन सा है, स्मॉल लेटर कौन सा है, कैसे भी पूछ ले, आप लोगों को आंसर करना ही करना है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने देखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ इसमें मैं शो नहीं कर पाया हूँ, जो सेंटेंस होते हैं आप इसको समझ लीजिएगा। सेंटेंस को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। सेंटेंस को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक्चुअली मेरा स्टूडियो जाना नहीं हो रहा है तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। और तीसरा होता है भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और आपका कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। चलिए आगे। अब सिंपल सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे, सिंपल सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा आपका जो हो जाएगा, देखो इसमें इस यहाँ से देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाँ यहाँ पर है, देखो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर आ गए। तो सेंटेंसेस का टाइप यहाँ पर पूरा शो ऑफ कर रहा हूँ आपके सामने। इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर आएगा। देखिए, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके 3 प्रकार के टेंसेज हो गए। एक आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक सिंगल क्लास होती है, मतलब केवल एक वाक्य होता है, उपवाक्य। कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की एक बार परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस की परिभाषा हमसे पूछ लेता है। देखिए, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अ मीनिंगफुल, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है मीनिंगफुल। क्या है एक शब्द, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो फिर सेंटेंस नहीं है, चाहे कितने शब्दों को एक साथ आप मिला लो। ठीक है, चाहे कितनी भीड़ इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ उनकी भावना नहीं जुड़ी हुई तो ना तो वो भाईचारावाद कहलाएगा और ना ही वो कोई परिवार बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से देखिएगा टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दे आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से अगर सिंपल सेंटेंस के अगर आपसे टाइप पूछ ले तो ये टाइप होते हैं 5 प्रकार के। एक तो आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका
इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 आपका एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपका असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, तो 5 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 5 क्या होते हैं, अभी बता रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र रखिएगा। चलिए अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुजी आपने बता तो दिया सिंपल सेंटेंस इतने प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता क्या है। देखिए सिंपल सेंटेंस की मैंने यहाँ जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज अ सिंपल सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, केवल वन फाइनाइट वर्ब हो। अब आप कहेंगे सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। आगे बताऊंगा इसकी डीप जब आपको वर्ब पढ़ाई जाएंगे। चलिए अब इधर देखें, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू केवल सिंपल सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, ठीक है। यू आर गेटिंग नॉलेज फॉर गवर्नमेंट जॉब, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए नॉलेज गेन कर रहे हो, तो एक ही सेंटेंस है, कोई दो वर्ब नहीं है। देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और यहाँ भी एक है, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम कह सकते हैं वन फाइनाइट वर्ब। ही हैज़ अर्न मनी टू हेल्प हिज सन, ही हैज़ अर्न मनी। अब इसमें एक मिस्टेक है, सॉरी, इसमें अर्न की जगह अर्न आएगा, मतलब ही हैज़ अर्न मनी, मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, मेरे यहाँ से लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आइए समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। चलिए देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने लिखा है कि अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होती हैं, दो मुख्य उपवाक्य होते हैं। दीज क्लॉजेज आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज, मतलब ये दो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, कॉम्प्लेक्स में जो होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं। कैसे होती हैं बताऊंगा आपके। तो जो भी वाक्य आपका जुड़ा होगा, एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, सो, देयरफॉर, अदरवाइज और एल्स, नोर, वाइल, फॉर, वेराज, स्टिल, यट, नेवरथलेस, हावेवर, एज वेल एज, ऑल द सेम, इंडीड, बट, इन सभी से जुड़ने वाले सेंटेंस क्या हो जाएंगे, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इनके इतने सारों को याद करेंगे हम। अरे नहीं यार, याद नहीं करना, आप ये देख लेना क्या कोई ऐसे दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम अलग कर दें, तो क्या वो अपने अर्थ निकाल देंगे। मतलब अगर दो वाक्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वो अपना अर्थ फिर भी पूरा दे सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मतलब आप ये मान लो कि जैसे सूखी चावल में हमने सूखी दाल मिला दी हो, तो उनको पुनः कभी अलग अलग किया जाए तो दाल अलग अपने अस्तित्व में आ जाएगी, चावल अलग अपने अस्तित्व में आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि जैसे पानी में चीनी का घुल जाना, पानी में चीनी का घुलने का मतलब है कि पुनः पानी से चीनी को निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्लॉज अलग अलग बिल्कुल सेपरेट अर्थ निकलती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई ब्रदर कम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। अब समझने का प्रयास करना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल प्यार से तरीके से समझेंगे ना तो आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ सेंटेंस किससे जुड़ा है, सेंटेंस जुड़ा है एंड से। अगर मैं ये कह दूँ माय ब्रदर कैम, मेरा भैया आया, बात खत्म, सेंटेंस पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ही हैंडेड ओवर मनी टू मी, उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे पैसा दिया। तो दोनों वाक्य अलग अलग भी कर दें तो दोनों वाक्यों का अपना अलग अलग अर्थ निकलेगा, कोई वाक्य एक दूसरे के बगैर अधूरा नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सी इज सो इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट क्लेवर। अब देखो यहाँ पर किससे जुड़ा है, ये बट से जुड़ा है, बट से। सी इज सो इंटेलिजेंट, सी इज सो इंटेलिजेंट, तो सी इज सो इंटेलिजेंट अलग हो सकता है, सी इज नॉट क्लियर
क्लेवर, तो इसको अलग लिख सकते हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होने पर भी जिंदा रह सकते हैं, पूरा अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। गुरुजी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भावनाओं को समझने का प्रयास करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन को समझिएगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल और अ मैन क्लॉज विद वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज थी, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो जुड़ी होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के माध्यम से। अब वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपका दैट होगा, हु होगा, विच होगा, वाट होगा, एटसेट्रा। तो ये अगर इनसे जुड़ा है तो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएंगी, यानी वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जैसे देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हो जाएगा? आई नो दैट ही इज़ अ गुड मैन। अगर मैं यहाँ पर आई नो को अलग कर दूँ, ही इज़ अ गुड मैन, इन दोनों को इनको अलग कर दूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता भाई? पूरा अर्थ नहीं निकलना ना। तो इन दोनों को अलग करने पर ये अपना अर्थ, ये भी और ये वाक्य भी अपना अपना अर्थ अलग नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ही नो द मैन हु वाज हियर लास्ट मंथ। मतलब अगर मैं इस वाक्य को बिल्कुल अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं तो वाज हियर लास्ट मंथ क्या होगा? कुछ नहीं, तो एक वाक्य अधूरा हो जाएगा। मतलब ये जो है एक दूसरे के बगैर अधूरे हो जाएंगे। तो यहाँ दैट से जुड़ा है, ये हूँ से जुड़ा है, और यहाँ पर आप देखोगे ये किससे जुड़ा है? वैन से जुड़ा है। तो यानी अगर इनसे जुड़े हुए शब्द, अगर इनसे जुड़े हुए वाक्य होंगे तो वो कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, हाँ अब चलते हैं, हाँ अब यहाँ पर आते हैं जो पहला वाला। ठीक है, वो थोड़ा सा PDF गलत जगह बन गई है, कोई दिक्कत नहीं, पर समझने का प्रयास करना। असर्टिव सेंटेंस। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। द सेंटेंस विच डिक्लेयर और असर्ट्स स्टेटमेंट्स। फीलिंग किसके बारे में बात करेगा? ये फीलिंग के बारे में बात करेगा, ये ओपिनियन के बारे में बात करेगा, इंसिडेंट के बारे में बात करेगा, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग। मतलब जिस वाक्य के द्वारा, जिस सेंटेंस के द्वारा हम किसी स्टेटमेंट को बताएं, चाहे उसमें हमारी फीलिंग हो, ओपिनियन हो, सोच हो, इंसिडेंट किसी घटना का जिक्र हो, इवेंट किसी घटना का जिक्र हो, हिस्ट्री इतिहास का जिक्र हो, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वो आपका क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई आपकी? क्लियर हुआ? तो यानी इसमें ना ही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, ना मना किया जा, मतलब इसमें ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक, और ना ही इसमें कोई अचंभे वाली बात हो रही है, ना ही किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, कुछ नहीं। देखो असर्टिव सेंटेंस कैन बी एंड आइदर अफर्मेटिव और ए नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। तो अब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। द फर्स्ट इज, देखो पहला आपका कौन सा हो गया? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें किसी बात को स्वीकारा जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल बात को स्वीकारा जा रहा है, इससे आगे की बात नहीं है। नेक्स्ट, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ गया। इसमें क्या हो गया? इसमें नोट आ गया। ठीक, आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी टू यू। तो मतलब इसमें 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यानी इसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 99% जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। वो कैसा होता है आपको कैसे बताऊं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो निर्जीव वस्तु होती हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। जैसे मैंने आपको किताब दी,
मैंने आपको किताब दी, तो क्या दी? किताब। किताब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन किसको दी? आपको। आप कौन है? लिविंग थिंग्स, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब को पहचानने में असफल हैं तो अब बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको समझें बिल्कुल प्यार से। देखो, आपने एक सेंटेंस देखा, उस सेंटेंस में सबसे पहले आपने हिंदी हेल्पिंग वर्ब तो आप आराम से पहचान सकते हो। हेल्पिंग वर्ब को आपने पकड़ा और हेल्पिंग वर्ब को पकड़ने के बाद आपने पूछा कौन, आपने उससे प्रश्न करा, आपने प्रश्न करा कौन और किसने। कौन और किसने, तो कौन और किसने से पता चलता है, कौन और किसने से पता चलता है सब्जेक्ट का। ठीक है, क्या और किसको से पता चलता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्या से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको से हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता। ठीक है, अब मुख्य कार्य क्या हो रहा है ये तो आप पता लगा ही लोगे, तो इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी हम आसानी से पता लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो भी समझना प्यार से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की अगर मैं डेफिनेशन आपको देना चाहूँ, द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम किसी से इंटेरोगेशन करें, पूछताछ करें। एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद द नॉट ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब वो किस पर आकर खत्म होगा? इंटेरोगेशन पर आकर खत्म होगा, वो क्वेश्चन मार्क पर आकर खत्म होगा। यानी वो सभी वाक्य जिनके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हो या भाई उनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा दो प्रकार के। दे आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं इस बात को भी आप समझें। देखो, एक तो आपका हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव जिसको हम यस नो टाइप कह देते हैं। दूसरा आपका होगा डबल इंटेरोगेटिव जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब सिंपल इंटेरोगेटिव अगर हिंदी में लिखा हो तो प्रारंभ में लगा होगा क्या, और अगर हिंदी में लिखा हो डबल इंटेरोगेटिव तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसना, कितना, किसको शब्द बीच में लिखे होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर इनको इंग्लिश में पहचानना, चूंकि आपके सामने तो इंग्लिश में आएंगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, क्या देखना होगा? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा है और बाद में क्वेश्चन मार्क है तो ये कह देना कि ये वो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको देख लो, अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दिया है और बाद में क्वेश्चन मार्क है तो ये मान लेना कि सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव या WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है। सेंटेंस देख लीजिएगा, डू यू वांट टू स्टडी, तो डू यू वांट टू स्टडी में यहाँ पर ये डू आया है, हेल्पिंग वर्ब है, और इधर क्वेश्चन मार्क आया है, ये क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इधर देखिएगा, इधर दिया आपका वाई डू यू वांट टू स्टडी, आप स्टडी करना क्यों चाहते हैं, और इधर दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो भैया यहाँ से यहाँ तक का जो इसने सफर तय करा वो क्या है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया ना? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आर दोज इन विच वी आइदर ऑर्डर समवन, advise someone or require someone. It is also known as a possessive or a request imperative sentence ends with an exclamatory marks or a period. आप समझना मेरी बात को गौर से। देखो, यानी अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत ध्यान से समझना, ऑर्डर टू समवन किसी को ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस टू समवन किसी को सलाह दी जाए, रिक्वेस्ट टू समवन किसी से रिक्वेस्ट की जाए, तो वो वाक्य कैसा होगा गुरुजी? वो वाक्य होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो ना? जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। सेंटेंस में पहले सेंटेंस में लिखा है प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर टू नाइट, कृपया मुझे शाम के खाने में ज्वाइन करो, तो प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट की जा रही है। स्टॉप बीटिंग द डॉग, कुत्ते को पीटना बंद करो,
मना किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है तो स्टॉप बीटिंग। लेट हिम कूल डाउन एंड देन आस्क। ठीक है, लेट हिम कूल डाउन एंड देम आस्क अबाउट द इंसिडेंट। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। लीव दिस लगेज एट द गेट। इस लगेज को गेट पर छोड़ दो। तो आप क्या करा जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है कंसिडर वेजिटेबल्स ओवर मीट, मतलब वेजिटेबल को मीट से ऊपर समझो, यह सलाह दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आइए चलते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है अभी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस अ सडन इमोशन, मतलब अचानक होने वाली जो इमोशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। इट कुड बी फियर, एंगर, एनेक्सिटी, देखिए एडमायरेशन और एक्साइटमेंट। ये भैया किसी के प्रति फियर हो सकता है, डर हो सकता है, एंगर गुस्सा हो सकता है, एनेक्सिटी चिंता हो सकती है, एडमायर प्रशंसा हो सकती है, एक्साइटमेंट उत्तेजना हो सकती है। किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर जब आपके मनोभावना एकदम से उत्पन्न हो जाए तो वो आपका क्या लाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दीज आर वर्ड्स विच हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए एक चीज़ आपको हेल्प करेगी, क्या? देखो, हुर्रे कहीं पर आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी है, अलास एक्सक्लेमेटरी है, व्हाट ए एक्सक्लेमेटरी है, हाउ एक्सक्लेमेटरी है, वाओ एक्सक्लेमेटरी है, हो ओ एटसेट्रा। देखो ना, ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ आर यू, तो ये हाउ ओल्ड आर यू, तो ये मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, अब क्या होता है, इसमें बचता है केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप ऐसे ही समझें। नंबर 5 पर ऑप्टेटिव सेंटेंस, बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या करा जाता है, किसी को ब्लेस किया जाएगा, मतलब किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब जिन सेंटेंसेस के माध्यम से किसी को आशीर्वाद दिया जाए, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, किसी को बधाई दी जाए, वो सभी क्या होते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पूरा बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार की कोई क्वारी अगर आपको लगती है तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर ऐसी आप चाहते हैं, ऐसी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे, तो आप लोग 8449889709 पर आप लोगों को व्हाट्सअप कर देना है, और जिससे कि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।